अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसके हमने कुछ लेजर्स बनाए थे, कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की थी। आज हम उसी का एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कल की क्लास भी हमारे पास कॉस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही होगी। वहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल बात डिस्कस करेंगे। लेजर्स या अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के ऊपर एक डिस्कशन चलेगी। फिर उसका भी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है कि प्रिपेयर द रेलिवेंट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। जितने भी लेजर्स हैं ये बेसिकली कंट्रोल अकाउंट ही हैं। ये आपके पास सारे के सारे, ये तीनों के तीनों आपके पास इन्वेंट्री के अकाउंट है। ये भी आपने एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है। यहाँ पे भी आपने एक इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन करना है। यहाँ पे भी आपके पास एक इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। वो लास्ट में कह रहे हैं कि आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। इस स्टेटमेंट के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा जो टारगेट है, हमारे पास ये सारे लेजर्स बनाने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके लेजर्स बनाने हैं। आप लोगों ने क्लास के बाद इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो मेरे पास तीन लेजर्स बनाने हैं, इन्वेंट्री के अकाउंट हैं, उसके बाद फिर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर भी बना लेते हैं। और फिर मैं आपके पास यहाँ पे लेजर पहले बेसिकली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला जो लेजर है मेरे पास ये है इन्वेंटरी अकाउंट। और बेसिकली ये है हमारे पास रॉ मटेरियल्स। डेबिट एंड क्रेडिट। इसी तरीके से मेरे पास एक अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे लेबर का, जिसको आप लोग पेरोल अकाउंट कहते हो। जितनी भी लेबर है वो सारी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर एक लेजर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आ रही होंगी। और उसके बाद फिर हमारे पास बनेगा एक इन्वेंट्री का अकाउंट, जिसको आप लोग बोलोगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बन जाएगा इन्वेंट्री के अकाउंट। और इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हमारे पास बनेगा इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का अकाउंट। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मेरे पास लेजर बन गए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखते हैं डाटा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक कंपनी है कार्ट लिमिटेड, ये कॉस्ट काउंटिंग और फाइनेंशियल काउंटिंग सिस्टम मेंटेन करती है। कल हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जो आप कॉस्ट काउंटिंग है इसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हो। ये डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह कल की क्लास में होगी। तो फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। ये स्टेटमेंट्स वो बना चुके हैं, हमने इसके लेजर्स बनाने हैं और आपने इसकी इसी सेम क्वेश्चन की अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी आपके पास साल के शुरू में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और रॉ मटेरियल का आपके पास साल के शुरू आखिर में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रॉ मटेरियल की। तो ये बैलेंसेस मैं उठाऊंगा और रॉ मटेरियल के अकाउंट में लिख दूंगा। 48,000 का मेरे पास साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस है और साल के आखिर में मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 52,000 का बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो मेरे पास परचेजेस हुई हैं वो हुई हैं 1,08,800 की। ये रॉ मटेरियल की परचेजेस हैं। तो ये स्ट्रेट अवे मेरे पास यहाँ पे आएंगी। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,08,800। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ चीजें लिखता जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ भी क्लोज नहीं करूंगा, मैं लेजर क्लोज नहीं करूंगा। लेजर आपने सबसे लास्ट में क्लोज करने, आप पहले सारी इंफॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट लेजर है उसमें लिखते जाओगे। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, आप कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। एंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो सिर्फ परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड करते हो। और अब आप इसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे अपने पास इन्वेंट्री रॉ मटेरियल टू
पेबल या कैश, ये ट्रांजैक्शन आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, ये आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है सिर्फ और सिर्फ परचेजेस की। अच्छा, उसके बाद मेरे पास वो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वगैरह, इसको अभी छोड़ दें। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दी हुई हैं। बेसिकली जो आपके पास डायरेक्ट वेजेस हैं ये आपके पास पेरोल अकाउंट में जाती हैं। आपके पास वेजेस जो दी हुई हैं यहाँ पे वो दी हुई हैं 40,200 की। इसको मैं कैश या पेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देता हूँ, या हम पे कर चुके होंगे या अभी हमने स्टिल पे करनी होंगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छा अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखे हुए हैं, तो मेरा आप लोग से सवाल ये है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की फिगर मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है 60,900 की, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं आपके पास जो दिए हुए हैं। इस फिगर को मैं उठाता हूँ और मैं उठा के अपने पास यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट से मेरे पास ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हो चुके हैं। तो 60,900 के मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, और ये या कैश पे हैं या ये पे हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरे पास। ये है वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉड डाउन, मेरे पास दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 64,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास गिवन है 58,000 का। तो यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसके साथ क्वेश्चन के अंदर मेरे पास फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो मेरे पास यहाँ से स्टेटमेंट से उठाया जा सकता है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स के स्टॉक आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 1,21,900 का। मेरे पास ये क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल हो चुका है। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, जिसे मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो थे, जो उसके डिफरेंट कॉस्ट के अकाउंट्स थे, वहां पे जो बैलेंसेस अपीयर हो रहे थे वो डिफरेंट बैलेंसेस अपीयर हो रहे थे। ये जो बैलेंस अपीयर हो रहा था 49,500 का था, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पे अपीयर हो रहा है वो मेरे पास डिफरेंट बैलेंसेस साल के शुरू में अपीयर हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन से वाले बैलेंस से स्टार्ट करोगे। हमारे पास एक बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, ये दिया हुआ है 48,000 के ओपनिंग स्टॉक, जबकि यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 49,500 का है। अब यहाँ पे बेसिकली जो आपने अभी फिलहाल बैलेंसेस लेके चलने हैं वो आपने इस कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस को लेके चलना है। ये ओपनिंग बैलेंसेस आप यहाँ पे लिखोगे। ये जो आपके पास बैलेंसेस गिवन है ये आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बैलेंसेस है। अच्छा, इसमें अब एक थोड़ा सा फर्क है, हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत अपने पास लेजर्स रिकॉर्ड करते हो तो वहां पे वैल्यूएशन कैसे करते हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके पास वैल्यूएशन किस बेसिस के ऊपर होती है, और फिर उसका डिफरेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को छोड़ के जो मेरे पास कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से मैं बैलेंसेस लिखूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास बैलेंस आएगा 49,500 का आएगा। क्लोजिंग बैलेंस अभी मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। इसी तरह यहाँ पे जो मैं बैलेंस लिखूंगा वो 60,100 का लिखूंगा। हाँ, अगर मेरे पास ये कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल अकाउंटिंग के बैलेंसेस ना दिए होते तो फिर मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लेकर चल रहा होता। ये क्लोजिंग बैलेंसेस मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और ये बैलेंसेस मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे 115,400 से, और ये बैलेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग वाला बैलेंस। तो मेरे पास जब कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं मैं इन बैलेंसेस से क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कह रहा है कुछ और मजीद ट्रांजेक्शन्स हैं कि रॉ मटेरियल इशूड टू द वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो रॉ मटेरियल इशूड टू वर्क इन प्रोग्रेस बता रहा है तो मेरे पास यहाँ पे 104,800 का, यहाँ पे 104,800 की जो वैल्यू है ये मेरे पास चली जाएगी इन्वेंट्री
वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। तो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 104,800 की वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा एज डायरेक्ट मटेरियल, या इसकी जगह आप इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी लिख सकते हो। तो 104,800 की जो वैल्यू है ये मैं यहां पे अकाउंट फॉर कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि जो गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड है, जो वर्क इन प्रोग्रेस से गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी थी और प्रोड्यूस होके वो फिनिश गुड्स में गई हैं, उसकी वैल्यू बता रहा है 2,22,500। तो ये 2,22,500 की जो वैल्यू है ये मेरे पास चली जाएगी इन्वेंटरी फिनिश गुड्स के अंदर। तो यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी जगह आप वर्क इन प्रोग्रेस लिखो या इसकी जगह आप प्रोडक्शन लिखो, एक ही बात है। मेरे पास 222,500 से मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे अकाउंट फॉर हो जाएगी। उसके बाद कहता है लॉस ऑफ मटेरियल डैमेज बाय द फ्लड। अब ये जो लॉस हुआ है ये आपका डैमेज हुआ फ्लड की वजह से। फ्लड का जो लॉस होता है ये एबनॉर्मल लॉस है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो वहां पे मैंने इन्वेंट्री का जब लेजर बनाया था तो वहां पे मैंने एबनॉर्मल लॉसेस को इन्वेंट्री के अकाउंट से क्रेडिट किया था, और ये नॉर्मली मटेरियल का अकाउंट होता है जो आपका डैमेज हुआ है। तो जो एबनॉर्मल लॉसेज हैं, फ्लड आया उसकी वजह से नुकसान हुआ है, नॉर्मल लॉस नहीं है। तो जो फ्लड की वजह से लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करेगा। तो ये कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करेगा? रॉ मटेरियल की वैल्यू को। तो इसको मैं अपने पास यहाँ पे रॉ मटेरियल के अकाउंट में लिख देता हूँ। मेरे पास एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2,400 का, एक एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इस एबनॉर्मल लॉस को मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो चीजें मैं बेच चुका हूं, जो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट से जो डाटा दिया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 2,12,100 का। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 2,12,100 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी होगी है। आखिर में क्वेश्चन में कह रहा है अ नोशनल रेंट ऑफ 4,000 पर मंथ हैज बीन चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। 4,000 का बेसिकली आपके पास यहाँ पे रेंट इंक्लूड हुआ है कॉस्ट काउंटिंग के अंदर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्योंकि हमने कहा था कि आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर हो रहे होते हैं, इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर यहाँ पे जो आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं ये आप ट्रांसफर कर देते हो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। ये कौन से ओवरहेड्स होते हैं? ये होते हैं आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं ये हैं आपके पास 185% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो 40,200 की हैं। इसका मुझे 185% चाहिए। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि जी इसका 185% कितनी वैल्यू आ रही है। 40,200 का 185 इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जी 72,360। जी सेम वैल्यू आ रही है जी 74,370। अच्छा 74,370। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा 74,370 की जो वैल्यू है ये मैंने एब्जॉर्ब करवानी है, और ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट लेबर लिखी जाएगी 40,200, और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये कौन से वाले हैं? ये एब्जॉर्ब्ड वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो 74,370 की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो डाटा था आपके पास, ये डाटा था फॉर द क्वार्टर एंडेड। ये डाटा आपके पास एक क्वार्टर का था, और क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो रेंट है वो 4,000 पर मंथ है। अब 4,000 पर मंथ रेंट है तो आपका 3 महीने का रेंट बनता है, और फैक्ट्री का रेंट होगा बिल्कुल। तो फैक्ट्री का रेंट आपके पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपके पास फैक्ट्री रेंट है 4,000 पर मंथ है इंटू
3 मंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास रेंट आ जाएगा 12,000 का। तो बेसिकली आपके पास ये जो लेजर्स थे इसके अंदर तकरीबन मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट कर दी है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इन लेजर्स को क्लोज करेंगे। आपके पास सबसे पहले जब आप क्लोज करोगे तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये आपके पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। रेंट वाला पॉइंट बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक रेंट है 4,000 रुपीज पर मंथ का, और ये रेंट आपके पास कहाँ पे लिखा जाना है, रेंट आपके पास फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री का जो भी रेंट होगा वो आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा। तो ये जो फैक्ट्री का रेंट है 12,000 का, ये आपके पास एफ एच में मैंने उठा के लिख दिया। कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको ऑलरेडी गिवन थे 60,900 के, और ये जो 12,000 का फैक्ट्री रेंट था ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था, ये भी उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपके यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। उस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स में से मैं 74,370 के ऑलरेडी एब्जॉर्ब करवा चुका हूं टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जो निकला करता है, मैंने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में जो आपके पास डिफरेंस निकलेगा वो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का डिफरेंस निकला करेगा। ठीक हो गया जी। मुझे अब आप लोग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की जो बैलेंस है ये बैलेंस निकाल के बता दें, कितना बैलेंस आ रहा है आपका। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर उठाएं और मुझे आप वैल्यूज बताते जाए। 51,100 की वैल्यू आ रही है आपके पास, सब ये क्रॉस मैच कर लो। अच्छा ये आ रही है 51,100 की वैल्यू आ रही है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिफरेंट वैल्यू जो शो कर रहे थे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मुझे 52,000 की वैल्यू शो कर रहे थे। तो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में और कॉस्ट के रिकॉर्ड में फर्क आता है और फिर इसकी एक छोटी सी रिकंसिलिएशन भी तैयार होती है। अच्छा जी, पेरोल के अकाउंट में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पेरोल के अकाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जितने भी आपके पास पेरोल्स हैं सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, ये आपके पास जाएंगे इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। 40,200 के वो मैं ऑलरेडी लिख जा चुका हूँ। अब मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट क्लोज करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड में कहा था कि मेरे पास अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है तो ये जो डिफरेंस होगा इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, और अगर आपके पास इस साइड पे डिफरेंस आता है, डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है, तो मैंने कहा था ये आपके पास ओवर एब्जॉर्ब्ड आएंगे और आपके पास जो भी वैल्यू निकलेगी उसको आप अपने पास एडजस्ट करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये आपके पास अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, कौन सी साइड आपके पास बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है, ये किस साइड पे आ रहा है। कुछ लोग अंडर एब्जॉर्ब कह रहे हैं। अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो फिर तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है ना, फिर तो अंडर तो ना हुआ, आपके पास ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब की वैल्यू बन रही है क्योंकि हम 74,000 मैं उसको एब्जॉर्ब करा चुका हूं, जबकि ये मेरे पास 73,000 समथिंग बन रहा है। तो मेरे पास कितना था, वैल्यू क्या थी, 1470। तो ये मेरे पास एक ओवर एब्जॉर्ब आ गया। आप जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालोगे तो इसको आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एड अप करना होगा। अब इन्वेंट्री का अकाउंट क्लोज करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का, तो वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी इसकी मुझे क्लोजिंग वैल्यू बता दें जी जल्दी से, इसकी क्लोजिंग वैल्यू बता दें। इन्वेंट्री अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग वैल्यू बता दें। फिफ्टी सिक्स नाइन सेवेंटी 56,970 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है मेरे पास कॉस्ट फिनिश गुड्स की वैल्यू। फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दें जी। इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ और हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। वो ग्रॉस प्रॉफिट और जो मेरे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड के मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें फर्क आएगा 125,800, तो ये आ रही है 125,800 की।
तो मैंने सिंपली क्या काम किया कि मैंने अपने पास इन सब को लेजर्स को बनाया और इन लेजर्स को मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के कंट्रोल के हिसाब से बनाया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं और स्टेटमेंट का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट पहले बनाते हैं। यहाँ पे बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनेगी। अच्छा जी, स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें मेरे पास होंगी परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां से लेस करूंगा। अच्छा, अब जब इसमें से लेस करूंगा तो परचेज में से मैं नेट ऑफ कर देता हूं ऑलरेडी जो एबनॉर्मल लॉसेस है, या इसको आप एबनॉर्मल लॉसेस को इसके साथ आप लेस भी कर सकते हो। यहीं पे आप लिख सकते हो एबनॉर्मल लॉस और फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी था। तो मेरे पास जी ओपनिंग स्टॉक है 49,500, उसमें एड अप हो रहा है 108। ये 49,500 का ओपनिंग स्टॉक है, 108,800 इसमें ऐड हो रहा है, तो 49,500 108,800 का ये ओपनिंग स्टॉक ऐड अप हो गया। इसके अंदर से जी मैं माइनस कर देता हूं अपने पास वो स्टॉक जो मैंने ट्रांसफर कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस को, वो 104,800 का था प्लस 2,400 का एबनॉर्मल लॉस था। तो मेरे पास यहाँ पे 104,800, सॉरी मैं यहाँ से ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ से 2,400 माइनस करूंगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक है 51,500, तो 51,500 की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। मेरे पास इसका जो आंसर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है बच्चे आपका, कैलकुलेट करके देख लो। 29,000 तो मेरे ख्याल से नहीं बनता ये, क्योंकि ये 157 समथिंग बन रहा है और उसमें से 106 माइनस हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 151 ही बन रहा है। 29,000 तो नहीं बन रहा बेटा, ये आप क्रॉस मैच कर लेना, आपकी फिगर कोई ऊपर नीचे गलत हुई होगी। तो 51,100 माइनस करोगे। अब आप इसमें से जब इस वैल्यू को माइनस करते हो तो यहां पे आपके पास जो आंसर आएगा इसको आप लोग बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल। जल्दी से मुझे बताओ कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में वो कितना है, 104,400 की वैल्यू है। ये वैल्यू 104,800 आनी चाहिए बेटा, 104,400 नहीं आनी चाहिए, 104,800 आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 104,800 है। अच्छा, शायद मेरे ख्याल से 104,400 ही आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप इसमें ऐड अप कर दोगे अपने पास डायरेक्ट वेजेस को। डायरेक्ट वेजेस जो थी वो आपके पास थी 40,200 की। उसके बाद यहां पे जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखोगे तो यहां पे आप एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखोगे, एक्चुअल ओवरहेड्स आपने नहीं लिखने। एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 74,370 के, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये कौन से वाले हैं, एब्जॉर्ब्ड 74,370 के। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 74,370 के ये एब्जॉर्ब ओवरहेड्स है। इसका जब आप टोटल करोगे तो इसको आप लोग बोलोगे कि ये आपकी क्या आ चुकी है, ये आपकी आ चुकी है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके पास मटेरियल, लेबर और एफएच, टोटल वैल्यू आ रही है 218,970 की वैल्यू आ रही है। इस 200,970 की वैल्यू में आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे वर्क इन प्रोग्रेस का, और इसमें से माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जी दिया हुआ है 60,100, 60,100 और क्लोजिंग स्टॉक है जी हमारे पास 56,970, तो ये है 56,970। इसको आप यहां से लेस करोगे तो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 222,100। इस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर अगर आप ऐड करो अपने पास
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 115,400 और क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 125,800। 125,800। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू बता दें जी कितनी आ रही है, 211,700। अच्छा, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू है। इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू में आप एडजस्टमेंट करोगे, यहां पे आप लिखोगे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 211,700, इसमें आपके पास ओवर एब्जॉर्ब था। ओवर एब्जॉर्ब को आप यहां से माइनस करोगे, ओवर एब्जॉर्ब 14,070 के ओवर एब्जॉर्ब यहां से लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 210,230। इसमें से अब आपके पास यहां पे लिखी हुई आएगी सेल्स और इस सेल में से आप लेस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आंसर आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स की फिगर मैं क्वेश्चन में उठाऊंगा यहां से, जो मेरे पास दी थी 4,40,000, तो 4,40,000 की मेरे पास फिगर है सेल्स की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 210 230 के हैं, तो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 229,700 का मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। जबकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो लिखा हुआ है वो 230 का ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ये ग्रॉस प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए इस पूरे टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसके बाद फौरन बाद मैंने अपने पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक रखा हुआ है। ये टॉपिक रखा ही एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसलिए है ताकि आपको ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्रॉफिट डिफरेंट आएगा, और अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। और फिर हम उसकी एक छोटी सी रिकंस्ट्रक्शन भी तैयार करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं कि ये प्रॉफिट ठीक है या नहीं, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो ये समझना जरूरी था बच्चों के लिए एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग करने के पहले कि प्रॉफिट डिफरेंट आएगा अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिफरेंट तरीके से मेंटेन किए हैं। अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कन्वेंशंस को यूज करके आपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो डिफरेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की कन्वेंशंस को यूज करके आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। तो कल इंशाल्लाह पहले हम इसी कॉस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के अंदर देखेंगे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कॉस्ट रिकॉर्ड किस तरीके से सेपरेटली मेंटेन किए जाते हैं। उसका पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास जो असल टॉपिक है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसके ऊपर हमने मूव करना है। ये क्वेश्चन जी आज आपको समझ आया? जो आज का क्वेश्चन था इसमें अगर आप लोग के कोई इश्यूज वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। ये क्लियर है टॉपिक? ये क्वेश्चन समझ आ गया?